Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started the chapter Cell Cycle and Cell Division. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे एक सेल डिवाइड करने से पहले एक साइकिल के थ्रू जाती है, एक साइकिल परफॉर्म करती है। और इस साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट वाज आई फेज एंड एम फेज। इंटरफेज भी कह सकते हैं, आई फेज भी कह सकते हैं। जो इंटरफेज है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं इंटरफेज और एम फेज। तो बेटा जो इंटरफेज है उसको हमने फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, डिफरेंट जो फेजेस थे, जिसमें पहला जो फेज है, मतलब कोई भी एक सेल है ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड हो चुकी है, नाउ इसमें ग्रोथ होगी, है दोबारा से डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार करेगी। तो सबसे पहले डिवीज़न के बाद ये कौन सी स्टेज में जाएगी, कौन सी फेज में जाएगी? जीवन में, जहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिवाइड करेंगी। आफ्टर जीवन ये एंटर करेगी एस फेज में, जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। जीवन को ग्रोथ या गैप फेज कहते हैं, जीवन ग्रोथ 1 या गैप 1। एस फॉर द सिंथेटिक फेज। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू G2 फेज। चलो आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स की जो डुप्लीकेशन है, जो उनका नंबर जो डबल है वो कहाँ होगा। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसाइज होंगे। और इन तीनों में से जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सी फेज का होगा। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देंगे। तो बेटा जब हमने पढ़ा था कि ये 3 फेजेस हैं, G1 है, S है, G2 है, तो इसी में एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब कंटेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिन, और वी कैन कॉल इट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, और जो उनका कितना भाई डबल हो जाता है, कंटेंट जो डबल हो जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए प्लॉइडी 2 तरह की होती है, एक N और एक 2N। N का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2N का मतलब होता है डिप्लॉइड। कि अगर एक कोई भी सेल है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जैसे हमारे बॉडी में 46 होते हैं, अगर 46 की जगह जैसे गैमेट्स हैं, गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सो दैट इज हैप्लॉइड। अगर कोई भी एक सेल है जिसमें 46 के 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, देन दैट इज नोन एज डिप्लॉइड। तो इनका क्या होगा भाई, कोई भी एक सेल है जब सेल डिवीजन करेगी और वो स्पेशली अगर माइटोसिस कर रही है, तो जैसे ही वो एस फेज में पहुंचती है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसकी प्लॉइडी से रिगार्डिंग। तो जैसे ही वो एस फेज में पहुंचेगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि क्या जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज होगा, या जो कंटेंट है डीएनए का वो क्या होगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ डीएनए एंड द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्रोमोसोम, ये जैसे एक आपका क्रोमोसोम है, इसी में एक और ऐसे पेयर बन जाता है, ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए भाई, 1 क्रोमेटिड, सेकेंड क्रोमेटिड, एक ये जो डॉटेड फॉर्म में है, एक क्रोमेटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमेटिड। तो मतलब एक क्रोमोसोम जो है, चाहे आप उसको सिंगल भी बना सकते हो, उसमें पेयर करके क्रोमेटिड्स आपने बना दिया। तो जब एक कोई भी सेल साइकिल में जा रही है, सेल साइकिल कर रही है, जीवन के बाद जब वो एस फेज में आती है, तो ध्यान रखना क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन इस क्रोमोसोम में जो डीएनए जो है बेटा, वो डीएनए का जो कंटेंट, लेट्स सपोज जीवन में कंटेंट है डीएनए का 2N, तो S में जाके वो डबल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 4N। नंबर ऑफ या अमाउंट या कंटेंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाएगा। अब बात करेंगे क्रोमेटिड की, तो क्रोमेटिड भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2C है, ठीक है, 2C है, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 4C। यहाँ पर आप इसको 2C या 2N से भी लिख सकते हो। समझने वाली बात है कि नंबर जो है क्रोमोसोम्स का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमेटिड, मतलब क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा, एक का एक क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन एक क्रोमोसोम में जहाँ पे पहले एक क्रोमेटिड था
अब वहाँ एक क्रोमोसोम में क्या हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप बहुत आसानी से ऐसे समझ सकते हो, एक क्रोमेटिड था उसके क्या हो जाएंगे, 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज दिस देन कितना हो जाएगा, उसका क्रोमेटिड कितना हो जाएगा, डीएनए का कितना अमाउंट था तो G2 में कितना हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, उसके बाद M फेज आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सेल हैं जो भाई डिवीज़न नहीं करती हैं। डिवीज़न नहीं करती है मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगी, वो रेस्ट करती है, रेस्टिंग फेज में चली जाती है। और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिगार्डिंग कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो वो कौन सी फेज में है। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन और था जो मैं भी बताऊंगी। तो अगर एक सेल जब डिवाइड नहीं करती है वो होता है G0 फेज, दैट इज क्वोशंट फेज। क्या बोलेंगे इसको, क्वोशंट फेज। कि जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, अपनी जो डिवीज़न है चाहे वो मैच्योर हो जाए, ठीक है, या फिर उनको ज़रूरत ही ना हो डिवीज़न करने की, कि ओकेजनली वो डिवाइड करेंगी, कुछ समय तक वो डिवीज़न नहीं करेंगी, या तो कोई सेल डेड हो जाएगी या इंजर्ड हो जाएगी तभी उनको डिवीज़न की ज़रूरत होगी, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करती हैं। जैसे कि बिल्कुल ही डिवाइड नहीं करती हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं, ठीक है, उनमें डिवीज़न नहीं होती है। तो वो क्या एक ऐसी स्टेज में है जब डिवीज़न नहीं हो रही है, और वो स्टेज क्या कहलाएगी, G0 फेज। तो हम बात कर रहे हैं नर्व सेल की, तो नर्व सेल का जो G0 फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो 2020 का जो क्वेश्चन ये था बेटा कि G0 फेज आती कब है, क्वोशंट फेज है वो किसके बाद आती है। अब कुछ कहते हैं कि भाई M और G1 के बीच में आती है, लेकिन जो आंसर था दैट इज आफ्टर G1, कि वो पहले G1 में एंटर करेगी लेकिन G1 के बाद वो S में नहीं जाएगी, G1 के बाद वो G0 में चली जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर था, जिसपे थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि भाई M के बाद आना चाहिए था, क्योंकि बहुत जगह लिखा रहता है कि बिटवीन M और G1 जो G0 फेज होती है, लेकिन इसका आंसर क्या था, दैट वाज द आफ्टर G1 फेज। तो देखिए पहला क्या, पहला कि अगर उस सेल को ज़रूरत ही ना हो, नीड ही ना हो डिवीज़न की। दूसरा रिक्वायरमेंट, कई बार एक सेल के पास सारा रॉ मटेरियल नहीं होता है जो एस फेज में चाहिए, कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ एंजाइम्स नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से भी जो सेल क्या है उसकी डिवीज़न कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, मतलब वो G0 फेज में पहुंच जाती है। तो कैंसरस सेल का क्या है, नर्व सेल की हमने बात की, भाई वो डिवाइड ही नहीं करते, लेकिन कैंसरस सेल क्या होती है, कैंसर में क्या होता है, अबनॉर्मल डिवीज़न होती है, कंटिन्यू डिवाइड करती है। इसका मतलब एक कैंसरस सेल का, एक कैंसर सेल का जो G0 फेज रहता है वो सबसे शॉर्टेस्ट रहता है, सबसे शॉर्टेस्ट रहता है, बिकॉज वो अपना जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है वो लूज कर चुकी होती हैं, उनमें होता ही नहीं है, जिससे कंटिन्यूअसली वो डिवाइड करती रहती हैं। एबनॉर्मल डिवीज़न इज इक्वल टू कैंसर। तो अब बोलोगे कि मैम इनको बताएगा कौन कि अब तुम्हें डिवीज़न करनी है या नहीं करनी, कोई तो होगा, कोई तो इनको चेक करेगा। तो भाई इनमें क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स, ये चेक करने के लिए कि आपको कब डिवीज़न करनी है, कौन सी फेज में कब पहुंचना है, ये सारी चीजें चेक होती हैं किससे, चेक पॉइंट से। किससे होती हैं, चेक पॉइंट से। ये चेक पॉइंट्स होते कहाँ पे, वैसे तो 3 चेक पॉइंट हैं, लेकिन 2 चेक पॉइंट आपको याद रखने हैं। पढ़ तो तीनों ही लो, एग्जाम में जो आ जाए उस पर डिपेंड करता है कौन सा पूछ ले कौन सा नहीं, मेजर पूछा जाता है। तो ये हो गई तुम्हारी क्या, एक कंप्लीट की एक सेल की जो कंप्लीट सेल साइकिल, जिसमें हो गया आपका G1 फेज, जिसमें हो गया आपका S फेज, थोड़ा ये छोटा हो गया, G1 फेज देन S, ठीक है, देन G2 देन M, इट्स G1 S G2 और M आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब एक सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसको रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रॉ मटेरियल्स में क्या है कि अगर उसको नेक्स्ट फेज में वो कब पहुंचेगी, जब वो सारे रॉ मटेरियल्स उसके पास प्रेजेंट हो। अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो कैसे कोई भी ऑर्गेनली डिवाइड करेगी, डबल अपने आप को करेगी। तो इसीलिए पहला जो चेक पॉइंट होता है दैट इज बिटवीन G1 एंड S। अब हम इसको U पढ़ रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो याद रखना, S और G1 नहीं बोलेंगे,
इसका जो चेक पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, पहले G1 देन S देन G2 देन M फेज, ये इसकी प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर डायरेक्शन है। सो पहला जो मेजर चेक पॉइंट होता है दैट इज बिटवीन G1 एंड S, किसके बीच में होगा, G1 और S के बीच में। उसके बाद होता है दूसरा S और G2 के बीच में, लेकिन जो एक तुम्हें याद रखना है दैट इज बिटवीन G2 एंड M, बिटवीन G2 एंड M, जिसको माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं। और G1 और S के बीच में जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेजर चेक पॉइंट कहते हैं। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके चेक करता है कि आपके पास अगर कंप्लीट सारा का सारा डॉक्यूमेंट है तो ही आप अगली जो स्टेज में जा सकते हैं, अदरवाइज आप वहीं पे रहो। मतलब वो सेल है वो G0 फेज में चली जाएगी। जब उसके प्रोटीन एंजाइम कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेगा, उसको नेक्स्ट फेज में भेज दिया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, और एम में भी कौन सा, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता किसने डिस्कवर किया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। और इससे जो फेजेस हैं, माइटोसिस की जो फेजेस हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।